हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहा जाता है कि कोई कड़वी दवाई बनाए और उसे अपनी दवाई का स्वाद खुद चखना पड़ जाए तो उसे पता चलता है कि दवाई कितनी कड़वी थी। यही बात ब्रिटेन के बारे में, यानी कि जिसे हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के नाम से। यूनाइटेड किंगडम जिस प्रकार उसने देश का बंटवारा किया, यानी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आज नौबत ये आ गई है कि उस यूनाइटेड किंगडम का ही बंटवारा होने की संभावना लग रही है। यानी कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक देश से अलग होकर दो देश बने, कुछ उसी तरह का मामला बंटवारा होने के मामले में वहां पर भी देखा जा रहा है। तो क्या है यह पूरा मामला, किस प्रकार का है यह बंटवारा यूनाइटेड किंगडम में, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, राजनीतिक क्या प्रक्रिया इसके मामले में दिखाई दे रही है। साथ में आज हम जानेंगे कि आखिर यह यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सारे नाम किस प्रकार से एक हैं या अलग अलग हैं। तो इसी को विस्तार से देखते हैं। और आज का हमारे चूंकि मामले की ये हेडलाइन है, आप समझ गए होंगे कि बंटवारा करने वाला यूनाइटेड किंगडम क्या खुद बंटवारे का शिकार हो जाएगा। इसी को हम अच्छे से समझेंगे। तो हम किस प्रकार से समझेंगे, उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले द हिंदू की खबर, द डिमांड फॉर स्कॉटिश इंडिपेंडेंस। आखिर ये स्कॉटिश इंडिपेंडेंस क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ये स्कॉटिश इंडिपेंडेंस से क्या तात्पर्य है, यानी कि स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, तो वही आजाद होना चाहता है। इसी के मामले में खबर है। और इस पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि यह अभी चर्चा में क्यों है, स्कॉटिश इंडिपेंडेंट अभी क्यों मांग उठ रही है, यूनाइटेड किंगडम आखिर पूरी तरह से क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। यह नाम हमारे दिमाग में कई बार आया है, हमारे सामने आया है। ब्रिटेन हमने सुना, इंग्लैंड हमने सुना, इनका पूरा अंतर क्या है वो हम समझ लेंगे आज। स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की मांग का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। उस पूरे मांग के इतिहास को समझेंगे, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है उसे समझेंगे, और क्यों आखिर यह स्वतंत्रता की मांग हो रही है, क्यों वह स्वायत्त होना चाहता है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार का इस मामले में क्या स्टैंड है, और आगे की राह क्या होगी या क्या है, उसे समझते हुए एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। तो देखिए, जो पूरा यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर भी कुछ देश हैं, वो सारे मिलके यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। मोटी मोटी बात, आगे अभी विस्तार से। तो उसी में से स्कॉटलैंड में एक पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इसी को हम बोलते हैं एनएसपी। वहां की जो फर्स्ट मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर एक तरह से मान सकते हैं आप कि किसी देश के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है, वैसे स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री के बराबर की क्षमता, यानी कि सबसे प्रमुख मंत्री वहां का फर्स्ट मिनिस्टर वह कहलाएगा। लेकिन पूरे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है वो तो आपको पता ही है। अब यहां पे जो इस नेशनल पार्टी की विजय हुई थी, उसी वजह से क्योंकि इसकी बहुमत है स्कॉटिश नेशनल पार्टी की स्कॉटलैंड में, तो वहां पर फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं हुमजा यूसुफ। पहले कौन थी, निकोला स्टर्जन थी। अब देखिए हुमजा यूसुफ कौन है, याद रखिएगा, पाकिस्तान मूल के। स्कॉटलैंड जो कि यूके का हिस्सा है, उसके फर्स्ट मिनिस्टर हैं हुमजा यूसुफ। और पूरे यूके की बात करें तो ऋषि सुनक उसके प्रधानमंत्री हैं, और आपको पता है कि वे भी भारतीय मूल के हैं। तो एक तरफ भारतीय मूल और एक तरफ पाकिस्तान मूल, इनके बीच कहीं ना कहीं खिंचाव देखने को मिल रहा है। और अपने आप में ये दोनों ही पंजाब के क्षेत्र से, यानी कि इनका एक मूल जो है अपने आप में कहां कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है, वो पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम विस्तार से समझते हैं यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पूरा नाम है। पहले इस पूरे नाम को समझ लीजिए। इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का नाम भी आ रहा है। अब देखिए, यूरोप के नक्शे पर उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो ये आपको ब्रिटेन दिखेगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है इस ब्रिटेन से कहीं कुछ ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, उसके लिए हम यहां थोड़ा और पास से देख लेते हैं। अब यह है यूनाइटेड किंगडम का जो नक्शा, उसमें आप देखिए, एक तो है स्कॉटलैंड जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इंग्लैंड तो है ही। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आ गया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और यहां पे ये है वेल्स, और यहां पे है नॉर्दर्न आयरलैंड। अब देखिए यहां पे कितने हो गए, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलके क्या हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन आप देखेंगे कि यह जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड ये पूरा एक अपने आप में अगर अलग मान लें तो इसका आयरलैंड रिपब्लिक आयरलैंड का एक हिस्सा है, ठीक है, जो उत्तर में है इसके। लेकिन ये अपने आप में एक पूरा का पूरा अलग द्वीप है, और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा यह द्वीप है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। कितना है, 80,823 वर्ग मील
इसका क्षेत्रफल है। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आएंगे, तो देखिए वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरह से हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम जो है वह ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। अब सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। और जब हम बोलेंगे इंग्लैंड का मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन का एक देश इंग्लैंड हो गया। तो यूनाइटेड किंगडम अगर एक पूरा देश है तो इसके अंदर 4 प्रशासनिक क्षेत्र हो गए। इसमें कुछ मामलों में स्वायत्तता है, आंतरिक मामलों में इन चारों देशों को, और संपूर्ण रूप से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें यूनाइटेड किंगडम के जो अपनी संयुक्त इनकी संसद है उसके पास एक अधिकार प्राप्त है, प्रमुख अधिकार। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड, जिसको हम जान चुके हैं, जो हमने नक्शे पर देखा, यहां पर है, सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे यूनाइटेड किंगडम का, सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में है। तो यहां पर एंग्लो सैक्सन ये समुदाय मुख्य रूप से 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं, रह रहा है। जो रोमन साम्राज्य था, 4वीं-5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का जो पतन हो रहा था, उसके बाद जो यूरोप का, जर्मनी के आसपास का क्षेत्र था, वहां से लोग आए, एंग्लो सैक्सन समुदाय आया और कहां पे रुकता है, इंग्लैंड में रुकता है, यहीं रहता है, यहीं बस जाता है। लेकिन स्कॉटलैंड की बात करें, क्योंकि स्कॉटलैंड अपनी आजादी की मांग कर रहा है, तो उसकी हम बात करें तो स्कॉटलैंड जो है वहां पर केल्टिक ट्राइब यहां के मूल निवासी, केल्टिक जनजाति है, यहां पर रहती है, याद रखिएगा, केल्टिक जनजाति। इसी वजह से इनका, स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड की अपनी भाषा अलग है, खान पान अलग है, संस्कृति में भी बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। जो वेल्स का क्षेत्र है वहां पर एंग्लो सैक्सन ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे इंग्लैंड के बारे में आपको मैंने बताया, वेल्स के बारे में मैं बताऊं तो वेल्स का मामला भी कुछ ऐसा है, पहले यह अलग था, लेकिन उसके बाद यह इंग्लैंड से कब जाके मिल जाता है, 16वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में यहां के राजा, जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने वेल्स पर शासन हासिल कर लिया था, लेकिन अपना एक मिल करके एक जो यूनियन बनाया वह 16वीं में बनाया। उसके बाद बात करेंगे अब हम स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के मामले में ऐसा था कि स्कॉटलैंड जो था 1603 में यूनियन ऑफ क्राउन बना। यूनियन ऑफ क्राउन बनने के पहले स्कॉटलैंड जो था यह 9th सेंचुरी में अपना एक किंगडम बन चुका था। 9th सेंचुरी में क्या बना, किंगडम। और उसके बाद यह जो था, यह क्या कर रहा था, इंग्लैंड से अपने आप को स्वतंत्र बनाए रख रहा था 9वीं शताब्दी। उसके बाद 1603 आता है और यूनियन ऑफ क्राउन बनता है। यूनियन ऑफ क्राउन मतलब कि 2 अलग अलग किंगडम ही रहेंगे लेकिन राजा एक ही रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ क्राउन। उसके बाद फिर थोड़ी सी आर्थिक नीतियां और बेहतर हो सके, प्रशासन और बेहतर हो सके, और दोनों ही किंगडम चूंकि कमजोर होते जा रहे थे तो और बेहतर कर सके मिलकर, उसके लिए बना एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में बना, और 1707 में बना यानी कि 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था यूनियन ऑफ क्राउन के बाद। राजा तो एक ही था लेकिन 2 अलग अलग किंगडम अभी भी मौजूद थे। यहां पर क्या हुआ, संयुक्त संसद बन गई 1707 में, और संयुक्त संसद बन गई लेकिन इसमें जो प्रतिनिधित्व था वह असमान था। स्कॉटलैंड वालों का प्रतिनिधित्व जो था वह कम था, इंग्लैंड वालों का ज्यादा था। साथ में यहां पर जो आंतरिक मामले हैं स्कॉटलैंड के, उस मामलों में विवेकाधिकार दिया गया था कुछ हद तक। अब इसमें देखिए, अब अगला आ जाता है यह उत्तरी आयरलैंड। अब उत्तरी आयरलैंड के मामले को भी समझ लीजिए। पहले तो ये पूरा का पूरा ही आयरलैंड 1801 में जाके ग्रेट ब्रिटेन से मिल गया, यानी कि बन गया। ग्रेट ब्रिटेन कब बना, 1707 में आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन आपका बन चुका था। यहां पर ग्रेट ब्रिटेन कैसे बन गया, इसका मतलब यह हुआ कि जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये सारे एक साथ हुए, वो समय था कौन, 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन जब आया। जब ये हुआ
कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड मिल चुके हैं, वेल्स 16वीं शताब्दी मिल चुका था, ये पूरा बन गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। अब उसके बाद 1801 आता है तो पूरा का पूरा आयरलैंड मिल जाता है। पहले तो उत्तरी नहीं मिलता, पूरा का पूरा ही मिल जाता है। लेकिन एक समय आता है, कब? जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब यह दिखाई देता है कि यह जो यूनाइटेड किंगडम है कमजोर होता जा रहा है, तो उस मामले में होता यह है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनता है 1922 में, अपने आप को आजाद घोषित करता है। और 1922 में जब यह अपने आप को आजाद घोषित कर देता है तो इतना हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड का बच जाता है, जो कि अभी भी इससे ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़े रहना चाहता है। और ग्रेट ब्रिटेन से जुड़े रहने के कारण ही क्या नाम बन जाता है? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। कब बन जाता है? जब यह 1922 में आयरलैंड अपना इतना हिस्सा अलग से एक देश बना लेता है, नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़े रहना चाहता है। इस मामले को समझ गए आप? अब आगे देखिए, अब चूंकि यह पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ चुका तो यूके बन चुका था। अब यह यूके अच्छी तरह से चल रहा था, क्यों? औद्योगिक क्रांति की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सारे देश जुड़े हुए थे, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ लाभ उठा रहे थे, क्योंकि वहां पर ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति अच्छी थी। पूरे यूके ने मिल करके दुनिया में अलग अलग जगह पे लाभ प्राप्त किया, उपनिवेश बनाए। यहां तक कि इनका जो झंडा है वह क्या है? यूनियन जैक फ्लैग। इसको भी देख लीजिए एक बार। यह जो है इंग्लैंड का झंडा है, यह स्कॉटलैंड का है, और इसको मिलके इस प्रकार से बनता है। उसके बाद आयरलैंड का झंडा मिल जाता है। यह कौन सा है? आयरलैंड का है। यह किसका है? स्कॉटलैंड का है। और यह किसका है? यह है आपका इंग्लैंड का है। अब फाइनल ये बनता है आपका किसका? ये बनता है यूके का। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, वेल्स का झंडा इसमें नहीं शामिल हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम यूनाइटेड किंगडम को देखें, एरिया वाइज देखिए, अंदर आपको दिखेगा इंग्लैंड 53% जो है क्षेत्रफल है, स्कॉटलैंड का 33% क्षेत्रफल है यूके में, वेल्स का 8, और उसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड का 6%। लेकिन पॉपुलेशन में देखें तो इंग्लैंड का और ज्यादा है 84%, और स्कॉटलैंड का सिर्फ 8, वेल्स का 5 और नॉर्दर्न आयरलैंड का 3%। तो इस मामले में देखें, इसी वजह से जो वहां की संसद है, संसदीय प्रणाली है, वो कहां पे है? लंदन में है। यूके का कैपिटल क्या है? लंदन है, ठीक है। अब यह लंदन में जो संसदीय प्रणाली है यही तय करती है कि किस प्रकार से शासन चलेगा, और वही अपने पास सारी शक्तियां रखती हैं जो आंतरिक मामलों के अलावा की शक्तियां हैं। अब चूंकि इसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, अब इस भारी होने की वजह से भी क्या होता है? इनका दबाव ज्यादा रहता है, और इसी वजह से बाकी जो हैं क्षेत्र, स्पेशली जैसे अभी स्कॉटलैंड की बात हो तो वह आजादी की मांग कर रहा है मुख्य रूप से, बाकी तो अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पे बात यह आ जाती है कि स्कॉटलैंड आजादी की मांग क्या आज अचानक से कर रहा है? शुरू में नहीं किया। तो देखिए, आजादी की मांग शुरू से नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ स्वायत्तता की मांग शुरू से वह कर रहा है काफी समय से, स्पेशली जब विश्व युद्ध हो चुका, थोड़ी यूके कमजोर हुआ, उसके बाद यह मांग और ज्यादा बढ़ी कि वह अपना ध्यान और बेहतर तरीके से दे सके। तो स्कॉटलैंड यह बात समझ रहा था कि पूरे ब्रिटेन की आबादी और अर्थव्यवस्था का 8% है स्कॉटलैंड, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल उसका कितना है? लगभग 1/3 है, मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, और अर्थव्यवस्था में हिस्सा 8% है। अगर वह अपनी अलग पहचान बना ले तो उसे फायदा होगा, यह बात उसको समझ में आ चुकी। तो शुरू में उन्होंने जनमत संग्रह कराया इस बात के लिए कि आंतरिक मामलों में वे कुछ अपने तरीके से काम कर सकें, होम रूल हो सके उनका। तो 1979 में जनमत संग्रह कराया, उसके बाद 1997 में जनमत संग्रह कराया, और 1997 में जनमत संग्रह होने की वजह से एक संसद का गठन हुआ 1999 में, कहां पे? स्कॉटलैंड में हुआ, जो वहां के आंतरिक मामलों में विवेकाधिकार रखता था बेहतर तरीके से। चूंकि संयुक्त संसद बन चुकी थी 1707 में, इस वजह से स्थितियां बदल चुकी थी। लेकिन अब दोबारा से संसद बनती है स्कॉटलैंड में, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री वहां अलग बनेगा। वहां का जो प्रमुख, विजेता पार्टी का जो प्रमुख होगा वह क्या बनेगा? फर्स्ट मिनिस्टर उसकी पोस्ट का नाम होगा, फर्स्ट मिनिस्टर हम कहेंगे, ठीक है, याद रखिए। अब यहां पे देखिए बात आती है कि क्या मामले थे, यह जो संसद बनी किन मामलों को देख सकती है स्कॉटलैंड में?
तो स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और इसी तरह से जुड़े हुए। लेकिन उसके अलावा जो है रक्षा, विदेश नीति, व्यापार, अप्रवासन, मुद्रा, ये सारे मामले अभी भी कहां पे थे? वह अभी भी लंदन में ही मौजूद, वहां पे जो संसद है उसी के पास थे। अब जनमत संग्रह जो है 2014 में फिर हुआ। यह जनमत संग्रह हुआ स्वतंत्रता की मांग को लेकर। यह पूछा गया स्कॉटलैंड के लोगों से क्या वह यूके के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। और इत्तेफाक की बात है, यह जो जनमत संग्रह हुआ स्कॉटलैंड की जो विजेता वहां की पार्टी थी उसके द्वारा कराया गया था। हालांकि उसकी अनुमति भी किसके द्वारा? यूके की संसद के द्वारा ही मिली। यूके की संसद ने जब अप्रूव किया कि आप जनमत संग्रह करा सकते हो, तभी जनमत संग्रह हुआ। और उससे यह बात सामने आई कि वहां पे लगभग कितने 55% लोग नहीं चाहते थे कि वे यूके से अलग हो, यानी कि वे चाहते थे यूके के साथ स्कॉटलैंड जुड़ा रहे। और लगभग 44.70 यानी कि 45% लोग अलग होना चाहते थे, यानी कि ज्यादा लोग चाहते थे यूके के साथ जुड़े रहने में ही भलाई है। ये 2014 की बात। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें बदली। बदलाव क्या हुआ? जैसे ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट का मतलब क्या? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से, जो ब्रिटेन है उसका ईयू से एग्जिट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट। तो एक तरह से ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट नहीं था, यह किससे था? यूके का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट था, क्योंकि पूरा का पूरा यूके ही आता है, लेकिन हम अलग अलग नाम से कह देते हैं, इसलिए हम ब्रिटेन भी कह देते हैं। अब यहां पे बात आती है, इस ब्रेग्जिट में जब जनमत संग्रह कराया गया था ब्रेग्जिट के लिए, कब कराया गया था? 2016 में। अब इस जनमत संग्रह में जो स्कॉटलैंड के लोग थे उन्होंने वोट दिया कि वे नहीं चाहते हैं कि ब्रेग्जिट हो, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो। और ऐसे कितने स्कॉटिश थे? 62% स्कॉटिश नहीं चाहते थे। अपने आप में एक बड़ी बात है कि 62% लोग नहीं अलग होना चाहते हैं। लेकिन पूरे यूके की बात करी जाए, चूंकि जनसंख्या ज्यादा है इंग्लैंड के लोगों की, तो फेवर कहां गया? ब्रेग्जिट के लिए, और ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से। लेकिन इससे स्कॉटलैंड ने अपना नुकसान महसूस किया, क्योंकि उसको उस व्यापार से हित हो रहा था। एक तरफ ब्रेग्जिट करने के पीछे का कारण क्या बताया यूनाइटेड किंगडम ने? कि हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर करना चाहते हैं और स्वायत्त होना चाहते हैं, प्लस और भी कुछ उन्होंने रीजन दिए। और कुल मिला के सारे रीजन ये थे कि हम अपनी बेहतरी के लिए यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आप हाल के वर्षों में आपने देखा ब्रिटेन का जब भी जैसे ही यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तो मामला क्या बन गया है? मामला ये हो गया है कि ब्रिटेन की हालत, यानी कि यूके की हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति उसकी और खराब हो गई है। तो ऐसे मामले में अपने आप को स्कॉटलैंड के लोग सही समझ रहे हैं कि उनका मानना सही था कि इससे हमारा नुकसान होगा। तो फिर से यह डिमांड उठने लगी कि क्यों ना हम दोबारा से जनमत संग्रह कराएं, दोबारा से हम देखें कि क्या हमें अलग हो जाना चाहिए। इस बार शायद जो 45% लोग चाहते थे कि हम अलग हो जाएं, चूंकि वो 50 से कम थे, वो अब 50 से ज्यादा हो सकते हैं, प्रतिशत बढ़ सकता है। इस प्रकार की मांग भी उठ रही थी। और यह मांग उठाने वाली कौन थी? स्कॉटिश नेशनल पार्टी। इनका प्लान था 2023 में ऐसा कुछ करेंगे, हम एक जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन बाध्यकारी जनमत संग्रह नहीं होगा, क्योंकि यूके की जो संसद है वो तो अप्रूव कर नहीं रही थी जनमत संग्रह के लिए। तो उन्होंने सोचा हम अपनी तरफ से करा लेते हैं, भले वो बाध्यकारी ना रहे, लेकिन हम कराना चाहते हैं। इस मामले में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, यूके की सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि आप इस प्रकार का कोई भी जनमत संग्रह नहीं करा सकते हैं। तो वह जनमत संग्रह हो नहीं पाया। और यहां जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, जो उनकी फर्स्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद नए आए, तो उन्होंने भी यही बात कही, हमजा यूसुफ ने, कि आगे चल के हम जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रयास क्या रहेगा? जनमत संग्रह कराने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, तो हमें और ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। तो उनका काम अभी इस मामले में है। हालांकि उन्होंने अपनी बात कही थी कि हम कराना चाहते हैं, तो इस पर ऋषि सुनक ने साफ साफ कह दिया था कि फिलहाल के लिए जो भी बात करनी है, जो भी समस्या है, हम उस समस्या को दूर करेंगे, सारी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जनमत संग्रह का तो अभी सवाल उठता ही नहीं। लेकिन अब चूंकि 2014 में भी जो हुआ था, जिसमें कि यह संग्रह जो था स्कॉटलैंड बनने के पक्ष में नहीं था, वह कराने वाली पार्टी यही थी। तो आगे चल के आप मान सकते हैं कि आगे हो सकता है ये कभी ना कभी कराएं। तो यूनाइटेड किंगडम सरकार का स्टैंड तो मैंने आपको बता दिया। जो ऋषि सुनक का स्टैंड है वो सरकार का स्टैंड है, और वो क्या कह रही है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं सारे मामलों में, जो आपकी समस्या है उसे दूर करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन जनमत संग्रह बार बार नहीं हो सकता। अभी 2014 में हुआ है
और ऋषि सुनक ने साफ साफ कहा है कि कम से कम एक जनरेशन के बाद ही अगला जनमत संग्रह होगा। तो अपनी तरफ से 2055 के बाद की बात वो कह रहे हैं कि उसके बाद ही हम जनमत संग्रह करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के ना सिर्फ लाभ होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जैसे कि आप अलग होंगे तो जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा, तो वह स्कॉटलैंड के लिए काफी भारी हो सकता है। आगे की बात देखें, आगे की राह क्या हो सकती है। जैसे मैंने बताया 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दखल दिया था और साफ साफ कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपनी तरफ से ही जनमत संग्रह करा लें, जैसा कि वहां स्कॉटलैंड की विजेता पार्टी कराना चाहती थी। दूसरी बात, अभी बहुत सारे सर्वे ऐसे देखे गए हैं, बहुत सारे पोल देखे गए हैं जो न्यूज चैनल में या अलग अलग जगह पर लोग कराते हैं, जिसमें यह बात समझ में आई है कि जो 45% लोग थे 2014 के जनमत संग्रह में जो कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि हम यूके के साथ रहें, हालांकि वो 45 थे, 50 नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है 45 से भी कम हो गए हैं। जो भी ऐसे पोल हुए हैं या सर्वे हुए हैं, उन सर्वे से यह पता चला है कि 45% लोग से भी और कम हो गए हैं। तो इसका मतलब कि और कम ऐसे लोग हैं जो अब चाहते हैं कि हम इससे अलग हों। तो अपने आप में अभी सबसे पहले तो समर्थन जुटाना पड़ेगा स्कॉटलैंड के लोगों को, और उस समर्थन को जुटाने में समय की जरूरत लगेगी। यह बात स्कॉटलैंड की विजेता पार्टी समझ रही है और आगे चल के वह चाहती है कि हम आगे चल के थोड़ा और समय लें, लेकिन ये काम हम कराएंगे। उनका यह एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो आगे चलते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए ये प्रमुख बातें थी इस पूरे बंटवारे से जुड़े हुई। और मजेदार बात यही है कि स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान मूल के हैं और भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस जो देश बने भारत और पाकिस्तान, जिसका बंटवारा ही अंग्रेजों ने कराया था, और उसी के आज प्रमुख जो हैं वहां पर मौजूद हैं। तो अपने आप में इतिहास अपने आप को अलग तरीके से दोहराता है। और एक प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ग्रेट ब्रिटेन का भाग नहीं है। ऑप्शन है वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर लगता है, हम और बेहतर करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित होते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।